Today we have to discuss actually the properties of elements in a periodic table. Okay, mainly our focus is to establish or to explain or to know about the periodic trend of the elements. We some chemical properties and their trends in the periodic table. We have to know what are their properties, their definitions, there's some explanation, their basic concept, and then that property, any sort of property which is related to the element, it means that property will be the property of the element, specific element present in the periodic table, and then we will discuss the trend of that property in a periodic table. Okay? That, as we know, the periodic table has some metals, non-metals, and some metalloids. Okay? And in periodic table, the elements have been arranged on the basis of their atomic numbers. Okay? Let's start. In periodic table, we have S block elements, E block elements, D block elements, and F block elements. And we call it atomic size. And let's start with atomic size. What we have to do? We have to discuss what is actually atomic size and how will we find the size of an atom, and actually that is the radius of an atom, and then we will study the trend of that atomic size of the elements in a periodic table. Okay? Usually we will discuss the trend of atomic size in a group and in a period. Okay, what is actually atomic size? Whenever we have an atom and we have its shell, the distance from the nearest center of the atom to the outermost shell is called radii. Okay? Because this radii is associated with an atom, so we call it atomic radii. We call it atomic radii. The size of the atomic radius is going to increase from top to bottom in a group. वो कैसे? वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप होता है, सपोज कि हम S ब्लॉक एलिमेंट को लेते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मीडियम है, सीजियम है और फ्रांस है। ओके? इसी तरह इधर आपके पास बेरियम है, और रेडियम। periodic टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम कहते हैं, इसका फ्री होता है, इसमें 8 आप ऐड करें तो ये 11 बनता है, 11 में 8 ऐड करें तो क्या होता है? 19 होता है, 19 में आप 18 ऐड करें, 19 प्लस 18 37 हो जाएगा। ओके, 37 में फिर से आप 18 ऐड करें, 5, ओके, 55। सिमिलरली ये 4 atomic नंबर हो जाएगा, इसका 12, इसका 20, ये 38, ये आपके पास 56 और ये 88। ओके, अब हमें देखना ये है कि इसका साइज जो है एटम का वो अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। तो यही हमें ट्रेंड पढ़ना है। तो वो कैसे? अगर आप ये देखेंगे कि आपके पास एक पैटर्न है, तो इसमें आपके पास पहले
और ये भी आपको पता है कि ये फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। और वन पीरियड में इसके अराउंड में वन शेल, टू पीरियड में सेकंड शेल तक ये इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल तक जाएंगे, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसका ये शेल, इसमें क्या है न्यूक्लियस, वन शेल, टू शेल, इसमें क्या है न्यूक्लियस, वन शेल, 2, 3, इसमें क्या है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें कितने हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सिमिलरली यहाँ से इनका रेडियस भी आप निकाल सकते हैं, इसको आप एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको क्या बोलते हैं, ऊपर से लगभग नीचे आते हैं ग्रुप में, उसको बोलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो क्या हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है कि आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स कि उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। ओके, वो क्या होते जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कैसी लाइन है ये भी शो करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो इससे क्या है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन दैट the size of an atom is going to increase while moving from top to the bottom like एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो एक तुम्हारा ये टॉपिक था कि एटॉमिक साइज का ये था। सेकंड पार्ट था हमारा कि मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक इसका एलिमेंट्स का। तो हमने ये देखा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में आपके पास मेटल्स होती हैं, मेटल से फिर आप कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेटलॉइड्स में, और मेटलॉइड्स से देन ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव यूजुअली नॉन मेटल्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज, कि आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक से नॉन मेटालिक, तो ये क्या आपके पास मेटालिक है, फिर मेटलॉइड्स आते हैं और फिर आपके पास नॉन। ओके, तो ये तो हमें पता लग गया कि मेटालिक जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में आप से नॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें मेटालिक कैरेक्टर का आइडिया होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी साइज पे डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली this is a minimum amount of energy required to remove an electron from gaseous state of an atom when it is in its ground state.
तो क्या है कि एटम से जो अपने जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उससे जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको हम क्या लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और नीचे लिखा जाता है 1। ओके, अगर आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके लिए आप लिखते हैं I2। अगर आपने थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चूंकि ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मीनिंग कि ये आपको एनर्जी जो है ये क्या मिलेगी, पॉजिटिव सिंबल के साथ। रिएक्शन ये क्या होगा, एंडोफिन का एनर्जी प्रोवाइड करने सिस्टम को। ठीक है, तो एनर्जी किस में आएगी आपके पास, पॉजिटिव। मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। सपोज कि आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एटम सपोज ए। ओके, अब आपको कुछ एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, तो वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको हम लिखते हैं और वो क्या बनता है, कैटायन। तो इस वक्त जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको I। और क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला है I1, तो पॉजिटिव वैल्यू। ओके, जब इसी में से आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसी में से ये प्लस है, इसमें से आपने और इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको हम कहते हैं I2। सिमिलरली जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये हो जाएगा I3 पॉजिटिव साउंड। तो इस तरह के हम आयोनाइजेशन निकालते हैं। ये है क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from a gaseous atom when it is in its ground state। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो अब ये देखना है कि अब इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। लोअर वैल्यू मीनिंग, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी की मीनिंग क्या है, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इजी to remove electron। Okay, easy to remove electron। higher आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मीनिंग है, difficult to remove electron। Okay, lower आयोनाइजेशन एनर्जी मीनिंग easy to remove, higher आयोनाइजेशन एनर्जी difficult to remove। अब होता क्या है, अगर आपने ये आपके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आपका एक यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी न्यूक्लियस की ग्रिप कम है। ओके, ग्रिप कम है तो इट विल बी इजी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू दिस वन और दिस। क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होने से उन पर चार्ज बढ़ जाता है, उन पर अट्रैक्शन बढ़ जाती है न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर वहाँ से रिलीज कराना, रिमूव कराना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे उनको रिमूव करना डिफिकल्ट है, विच मीन्स कि उनको निकालने के लिए यू नीड हायर एनर्जी एज कम्पेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको दूर होता है। इसी तरह जब आपके पास एक ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज हैं तो उसमें क्या होता है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो बढ़ जाता है। वंस देयर इज एन इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, तो फिर क्या होता है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना डिफिकल्ट है। ओके,
क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियोडिक टेबल में क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डाउन तक डिक्रीज होगी और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज इन आयोनाइजेशन। ओके, और हायर वैल्यू जो है वो क्या बताएगी कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू लोअर वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या बताने में हेल्प करती है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, क्योंकि एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाता है, एंडोथर्मिक। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और वो कौन सा है, हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर है। इसकी जब डेफिनेशन हमने पढ़ी तो उसमें हमने जिक्र किया गैसेज है, तो गैसेज क्यों लेते हैं, वो इसलिए जब गैसेज फॉर्म में होता है तो वो आयन बन जाता है, यूजली एटम है उसको गैस में लेके आना है, और फिर गैसेज फॉर्म में लाने का कहने का मकसद ये है कि जब गैस के पार्टिकल्स होते हैं या एटम होते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मीन कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ उसका इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम गैसेज लिखते हैं उसकी डेफिनेशन। क्लियर, इलेक्ट्रॉन इसको हम लिखते हैं E X। ये उसका उलट है, कैसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये बेसिकली आपने एक एटम ए है उसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इट मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम। तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बना, NR। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होगी, E1 होती है। आप सेकंड भी ले लेते हैं उसको, और ये भी हम किसमें मेजर करते हैं, किलो जॉल पर मोल। ओके, और ये आपके पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ओके, सिस्टम एनर्जी इलेक्ट्रॉन एटम से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या बता रहा है आपको, एक्चुअली इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी एफिनिटी ग्रेटर है। हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन हायर कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, और आप जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो राइट साइड पे हमारे पास होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होती है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो जो हाईएस्ट मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा है, क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन और हेलोजन। तो अगर देखा जाए तो आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के नीचे, तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या है, एक आप नोट करते हैं और एक आप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले रहे हैं, ये है लेफ्ट टू राइट और ये आपके पास है टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू
सपोज कि क्लोरीन मगर इसमें एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है और क्लोरीन की ज़्यादा। क्लियर हो गया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी कॉन्सेप्ट था कि उसमें आपके पास वो भी किलो जूल पर मोल में आप फाइंड करते हैं और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है, सेकंड की बात हम बाद में करेंगे, वो पॉजिटिव होती है। और इस तरह जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो बेसिकली इट्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। ओके, तो वो गैसियस एटम जो होता है वो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो आपके पास एनाइन बनता है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट है डायरेक्ट टेबल में जो हैलोजेंस के केस में वो क्या है, क्लोरीन, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? अट्रैक्शन ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय इन द कोवलेंट। तो होता क्या है कि बेसिकली कि कोई भी एक एलिमेंट है वो क्या करता है कि वो जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो किसी एक एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका झुकाव ज़्यादा होता है, मीन के वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और वो एलिमेंट जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सपोज आपके पास H और F है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो F की साइड की ज़्यादा होगी। इसी तरह आपके पास HCl है तो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इनके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव या फुली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लिखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हैलोजेंस को देखा जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रो। अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो इसी तरह अब आपने ये पढ़ा कि जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। और हमने देखा है कि एटॉमिक रेडियाई जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टेबल वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है या डिक्रीज करता है। उसकी क्या वजह है? इसी तरह ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इधर इट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, electronegativity and many other properties of the elements in the periodic table, and their trend in the periodic table is mainly based on effective nuclear charge. Okay, what is effective nuclear charge? Effective charge is that effective is equal to Z minus S. Z is the atomic number, mean number of protons, and S is shielding strength or steering strength. जब भी एटम होता है आपके पास तो उसमें क्या होता है? आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर चार्ज होता है
और फिर उसके सराउंडिंग में शेल। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन। ओके, इस शेल को हम कहते हैं आउटर शेल, और ये उसके अंदर वाला जेनेरिक शेल भी कहते हैं, और ये अंदर वाला फिर उसके फर्दर शेल। ओके, अब होता क्या है, शील्डिंग बेसिकली, ये शील्डिंग कांस्टेंट कहाँ से आया है? इट कम्स फ्रॉम शील्डिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये है क्या एक्चुअली? ये बेसिकली ये जो वैलेंस शेल होता है और न्यूक्लियस, इनके दरमियान हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये इस न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे जो अट्रैक्शन है उसको वीक कर देते हैं, मीन कि इस पुल को ये रिड्यूस कर देते हैं। न्यूक्लियस के पुल आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं। क्या काम करते हैं? ये शील्ड का काम करते हैं। तो इसलिए ये एक स्क्रीन बन जाती है, शील्ड का काम करते हैं। इसलिए ये इफेक्ट जो होता है इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये बेसिकली क्या है? द इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू डिक्रीज द पुल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, कि न्यूक्लियस का जो पुल है आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, उसको ये डिक्रीज कर देते हैं, उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर है। तो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर में रिपल्शन होती है, इस वजह से ये एक शील्ड क्रिएट करता है। और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो जोर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट आपको क्या बताता है? डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस। ये शील्डिंग इफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, तो उससे हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि वो चार्ज जो कि इफेक्टिव है। ठीक है, ये सारे शील्ड को निकालने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूजली आपके पास कम होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर। तो ये शील्डिंग जो है, शील्डिंग कांस्टेंट निकाल देते हैं। शील्डिंग की वैल्यू वो जितनी भी शील्ड हो रही होती है, जो बेसिकली वो अंदर रुकावट होती है, जो हिंड्रेंस होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कम करते हैं, उसको माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि जो आपके पास, सपोज के आपके पास एक एटम है सोडियम, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है उसका इफेक्टिव आपको निकालना है, ठीक है, Z माइनस S। ठीक है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, तो हम इस इलेक्ट्रॉन जो है वो, या सोडियम से आगे आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम 12 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, तो हमने इस इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है जब दो इलेक्ट्रॉन s में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 जो कि एटॉमिक नंबर है, और फिर यहाँ से हम s की कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है, और वो जो कांस्टेंट की कैलकुलेशन है वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब हम निकाल सकते हैं। तो वो जो भी कैलकुलेशन आती है, वो जो भी वैल्यू आती है, उसको जब सेट करते हैं तो
आपके पास ये Z इफेक्टिव आपको मिल जाता है, जो कि 12 माइनस समथिंग है। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या है। अगर ऊपर से नीचे आप आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते रह रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है, और साथ में आपका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते रह रहे हैं। मगर अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, पीरियड में आपके पास ये होता है कि शेल आपका शेल जो है वो सेम रहता है। तो आप पीरियोडिक टेबल पे मूव करते हैं, आपके पास इधर आता है सोडियम है, फिर मैग्नीशियम आता है, ठीक है जी, और इधर फिर आप आगे चलते हैं, यहाँ इसका वो ले लें, आपके पास लिथियम है, हीलियम है, फिर बोरोन आ जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर आपके पास नियॉन। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब अगर आप ये बनाए तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है सबका, इसका शेल इसका चार्ज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस चार्ज ये जो बड़ा बॉल बना दो हायर न्यूक्लियस चार्ज। अब शेल्स क्या होते हैं, ये वन शेल है सबका, ये सेकंड शेल है, अगर इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन में 2, 1, इसमें कितने हैं 2, 2, 2, इसमें कितने हैं 2, और यहाँ पे 3 है, इसमें कितने हैं 2, तो यहाँ पे 4 है, 2, और कार्बन के लिए यहाँ पे 3, 4, 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 9 हो गए, और यहाँ पे 10। तो देखिए शेल सेम रहा, जब शेल सेम है इसका मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नंबर ऑफ शेल पीरियड सेम रहा, मगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, शेल घूम रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने से साइज क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू होगा। तो ओवरऑल साइज जो है वो थोड़ा सा, अब अगर एटॉमिक साइज की बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज की बात करें तो वो यू इंक्रीज होगा, ओके, और ये जो है वो इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।